हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो। हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैनेजमेंट में कोई भी टॉपिक को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मैंने बताया है आप लोगों को कि कैपिटल बजटिंग बहुत बड़ा चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग पिछली क्लास की बात करते हैं तो पिछली क्लास में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, क्लास नंबर ये हम लोगों की अगर हम लोग बात करते हैं, ये क्लास नंबर हम लोगों की 2 है। और अभी तक हम लोगों ने क्या जाना है कि पूंजी बजटिंग के बारे में जाना है, पूंजी बजटिंग के जो स्टेप होते हैं उनके बारे में जाना है। और हम लोगों ने पूंजी बजटिंग के जो प्रकार होते हैं कि किस प्रकार से हम लोग पूंजी बजटिंग करेंगे, कौन कौन सी विधियां होती हैं, उनके बारे में हम लोगों ने जाना है। कि हम लोगों का पार्ट 2 रहने वाला है। ऐसे ही मानिए कि मतलब हम लोगों का ये टॉपिक जो है लगभग 7 से 8 क्लासों में हम लोगों का कैपिटल बजटिंग के मतलब सभी मेथड जो हैं वो सभी के सभी मेथड मैं आप लोगों को करा लूँगा। और कुछ क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस में करा लूँगा। ये मेरा इसमें रहने वाला है। तो कैपिटल बजटिंग हम लोगों का टॉपिक अभी ही चल रहा है। ये हम लोगों की पार्ट 2 रहने वाली है। अगर आप लोगों को चैनल पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब करें इसको और शेयर ज़रूर करें आप लोग। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इनके जो कैपिटल बजटिंग, अगर हम लोग पिछली क्लास की बात करते हैं तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्या क्या बातें बताई थी उनके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को क्या क्या बातें बताई थी उनके बारे में कुछ बातें क्विक रिवीजन करके जान लेते हैं। पूंजी बजटिंग का मतलब कि पूंजी बजटिंग का मैंने अर्थ बताया था आप लोगों को और महत्वपूर्ण बातें भी मैंने आप लोगों को बताई थी। और मैंने आप लोगों को पूंजी बजटिंग प्रक्रिया के जो स्टेप होते हैं उनके बारे में बताया था कि सबसे पहले परियोजना का निर्माण करेंगे, हम लोग प्रोजेक्ट जनरेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग उनका परियोजना का मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद हम लोग उसका चयन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो पूंजी खर्च पर निर्णय लेने की जो विधियां होती हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि पूंजी खर्च पर निर्णय लेने की बहुत सी विधियां होती हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण विधि होती है वो होती है पे बैक पीरियड रीति। अपरिहार्यता रीति भी मैंने बताई थी, अर्जेंसी मेथड भी मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन ये जो मेथड है ये थ्योरी में ज़्यादा पूछा जाता है, इसके क्वेश्चन जो है वो नहीं आते हैं। अगर हम पे बैक पीरियड मेथड की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। और विनियोग अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विनियोग पर असमायोजित प्रत्यय। ठीक है, तो विनियोग पर असमायोजित प्रत्यय पर बात करेंगे। इसमें भी हम लोगों का ये भी टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें भी क्वेश्चन कराएंगे। पहले मैंने कहा था कि हम लोग एक क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन इसके भी करने वाले हैं। ठीक है, वर्तमान मूल्य रीति क्या है इसके बारे में भी एक एक बात बताएंगे। मतलब सभी मेथड पर हम लोग आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ बातें बता दी और शेष बातें छोड़ दी, ऐसा नहीं करेंगे। पूरा टॉपिक करवाएंगे, कंप्लीट करवाएंगे पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस बार मेरा पूरा वादा है कि हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पूरा का पूरा आप लोगों को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाले हैं। ये जो पीडीएफ है आप लोगों को वो मिल जाएंगी, बस आप लोगों को कुछ छोटा सा चार्ज देना होगा, बस वही आप लोगों को दे दीजिएगा और ये आप लोगों को जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएंगी। अगर हम लोग बात करते हैं तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। वैसे तो अभी पीडीएफ का कुछ सिस्टम इसमें है ही नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं आज की क्लास में कि आज की क्लास में हम लोग पे बैक पीरियड मेथड जो है उनके जो क्वेश्चन हैं वो भी हम लोग आज की क्लास में उनको और करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि निम्न तथ्यों से रोकड़ अंतर प्रवाह एवं अदायगी अवधि ज्ञात कीजिए। ये तो हिंदी की बात हो गई, लेकिन इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि फाइंड आउट कैश इनफ्लो एंड पे बैक पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट। मतलब कि जो फॉलोइंग फैक्ट हैं, जो नीचे फैक्ट लिखे हुए हैं, उनके आधार पर पे बैक पीरियड की गणना कीजिए और साथ ही साथ में कैश इनफ्लो भी बताइए। क्या क्या मैटर है हमारे पास उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास है प्लांट की लागत है, जिसे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्लांट कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो प्लांट लगाया है वो 32 लाख रुपए में लगाया है। ठीक है, अब 32 लाख रुपए में लगाया है और प्लांट का जो लाइफ ऑफ द प्लांट की बात करते हैं वो 10 साल प्लांट चलने वाला है।
ठीक है। प्लांट जो है वो 10 साल चलने वाला है। कितने में लगाया है? 32 लाख में लगाया है। प्लांट का अगर हम लोग अवशेष मूल्य या साल्वेज वैल्यू की बात करते हैं, मतलब कि 10 साल के बाद जो प्लांट का मूल्य बचेगा वो कितना बचेगा? 3,20,000 रुपये प्लांट का मूल्य बचेगा। ठीक है। ह्रास के पश्चात मतलब कि एनुअल अर्निंग, जो एनुअल अर्निंग है, वार्षिक अर्निंग है, आफ्टर तो है डेप्रिसिएशन है, लेकिन बिफोर टैक्स है। लेकिन हमें कैसा चाहिए? हमें अर्निंग जो चाहिए होती है, अगर हम लोग अर्निंग की बात करते हैं तो हम लोगों को जो अर्निंग चाहिए होती है, अर्निंग जो है वो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन हो, बिफोर डेप्रिसिएशन हो एंड आफ्टर टैक्स हो, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स हो, तो हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं। तो हम लोग इसी प्रकार से हम लोग जो अर्निंग है जस्ट विपरीत में लिखी हुई है, चलो उसको भी हम लोग देख लेंगे। एनुअल जो अर्निंग है आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, और वो कितने रुपए है? तो वो है 10 लाख रुपए। इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स जो है वो 25% लगाया जाता है। ठीक है। तो 25% फिलहाल इस सवाल में है, हो सकता है कि 50% भी हो। ठीक है। जब आप करते हैं तो हो सकता है कि 33% भी हो। तो आप देख लीजिए कि क्वेश्चन में कितने परसेंट टैक्स कहा गया है, और वैल्यू परिवर्तन हो सकती हैं, ऐसा कोई नहीं है। बस मुझे आप लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करानी है। अभी तो फिलहाल एक सवाल ये हम लोगों ने पिछली बार किया था, ये एक और सवाल है हम लोगों का। ऐसे मतलब 3-4 सवाल हम लोगों के आज की क्लास में हम लोग 2-3 सवाल को करने वाले हैं, 2-3 तो करेंगे। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अर्निंग देखिए, तो अर्निंग, ठीक है, तो अर्निंग हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। अर्निंग जो है वो किस प्रकार से है? तो अर्निंग किस प्रकार से है? अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन है, ठीक है, आफ्टर डेप्रिसिएशन है एंड बिफोर टैक्स है। अब वो कितनी है? तो अर्निंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो अर्निंग कितनी है? तो वो है 10 लाख रुपए। तो अर्निंग कितनी है? तो यहाँ पर देखिए कि कितनी है? 10 लाख रुपए है। ठीक है। तो कितनी अर्निंग है? तो यहाँ पर लिख देते हैं 10 लाख रुपए। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम लोगों को आफ्टर डेप्रिसिएशन है, मतलब कि इसमें डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, लेकिन अभी बिफोर टैक्स है, मतलब कि टैक्स इसमें लगा नहीं है, और हमें कैसा चाहिए? तो हमें आफ्टर टैक्स चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से लेस कर देते हैं, किसको? तो लेस कर देते हैं इसमें टैक्स को। और टैक्स की जो रेट है वो कितनी है? तो टैक्स की जो रेट है वो है 25%। अगर हम लोग 10 लाख का अगर हम लोग 25% निकालते हैं, तो 10 लाख का 25% अगर निकालते हैं तो वो कितना रुपए आ जाएगा? तो वो रुपए आ जाएंगे हमारे रुपए जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2,50,000 रुपये। ठीक है। अगर निकालना चाहते हैं तो इस प्रकार से 10 लाख का 25 और डिवाइड करेंगे हम लोग 100 से, तो यहाँ से ये बिंदी 2 बिंदी इसमें कट करेंगे, और 25 का अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 ही आ जाएंगे, और यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो ये 2,50,000 रुपये हम लोगों का टैक्स हो जाता है। तो 25% अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, अगर हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं 10 लाख में से 2,50,000 को माइनस कर देते हैं, तो ये 7,50,000 हम लोगों के यहाँ पर 7,50,000 हम लोगों के यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये क्या है? तो ये हम लोगों की अर्निंग तो है। अब ये अर्निंग कैसी है? तो ये अर्निंग है हम लोगों की अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड, अभी तक क्या थी? बिफोर, लेकिन अब हम लोगों ने टैक्स लगा दिया है, तो अब ये भी क्या बन गई है? आफ्टर टैक्स हो गई है। तो अर्निंग अब कैसी हो गई है कि अर्निंग अब आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स हो गई है। ठीक है।
अब हमें क्या करना है कि हमें तो अब बिफोर डेप्रीसिएशन एंड आफ्टर टैक्स करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें से जो डेप्रीसिएशन पहले से ही माइनस था उसको अब हम ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे, लेकिन अभी हमें डेप्रीसिएशन मालूम कहाँ है। तो डेप्रीसिएशन निकालने के लिए मैंने पिछली बार आप लोगों को एक जो फॉर्मूला है वो बताया था कि या तो परसेंटेज दिया जाएगा डेप्रीसिएशन का, और अगर नहीं दिया जाएगा तो डेप्रीसिएशन बराबर होता है कि कॉस्ट ऑफ प्लांट माइनस साल्वेज वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, और डिवाइड कर देते हैं हम लोग वर्किंग लाइफ से या फिर लाइफ ऑफ द प्लांट। मतलब कि जो प्लांट चलेगा, जितने साल चलेगा, उसको हम लोग इससे डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्लांट कितने का है, तो कॉस्ट ऑफ प्लांट यहाँ पर देखिए, कॉस्ट ऑफ प्लांट जो है वो 32 लाख रुपए का है। तो 32 लाख रुपए हम लोगों ने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्लांट में लिख दिए, ठीक है। साल्वेज वैल्यू कितनी है, तो साल्वेज वैल्यू मतलब 10 साल के बाद जो प्लांट का मूल्य बचेगा उसे साल्वेज वैल्यू या कबाड़ वैल्यू कहते हैं। तो माइनस करेंगे हम लोग इसमें 3,20,000 को माइनस करेंगे। तो जो डेप्रीसिएशन निकल के आएगा 10 साल का डेप्रीसिएशन, अगर हम लोग 10 साल में भाग देते हैं, वर्किंग लाइफ कितनी है इसकी 10 साल है, तो हम लोग इसमें से 10 साल को भाग देते हैं। तो अगर हम लोग 3,32 लाख में से 3,20,000 को माइनस कीजिए, तो 32 लाख में से अगर हम लोग 3,20,000 को माइनस करते हैं तो वो कितना निकल के आएगा 28,80,000 रुपये निकल के आएंगे। और अगर हम लोग इसमें 10 का भाग दे देते हैं तो हम लोगों का प्रति वर्ष का जो है वो हिरास निकल के आ जाता है कि प्रति वर्ष का अगर हम लोग हिरास निकल के देखते हैं तो वो निकल के आता है 2,88,000 रुपये। कितना निकल के आता है 2,88,000 रुपये प्रति वर्ष जो है वो हम लोगों का हिरास है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि डेप्रीसिएशन की, तो डेप्रीसिएशन को हम लोग क्या करते हैं ऐड करना है। अब ऐड क्यों करना है, क्योंकि हमें जो है अर्निंग चाहिए किस प्रकार की चाहिए, बिफोर जो मैंने कल बताया था मैंने आप लोगों को, तो बिफोर चाहिए। तो डेप्रीसिएशन को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो डेप्रीसिएशन है कितना 2,88,000 रुपये। अब 2,88,000 को इसमें ऐड कर दिया है। तो अगर हम लोग इसमें से ऐड कर दिया है और इसको ऐड करके हम लोग बाहर लिख देते हैं कि इसको ऐड करके बाहर लिख देते हैं तो ये कितनी हो जाएगी 10,38,000। और यही हम लोगों का एनुअल अगर हम लोग बात करते हैं तो यही हम लोगों का एनुअल कैश इनफ्लो है। यही हम लोगों का क्या है एनुअल कैश इनफ्लो है। और यही हम लोगों से पूछा गया था कि फाइंड आउट कैश इनफ्लो कितना है। तो कैश इनफ्लो का जो आंसर लिखा हुआ है 10,38,000। तो एक तो आंसर हम लोगों का अब मिल गया, ठीक है। लेकिन हम लोगों को अब ये देखना है कि इसमें से पे बैक पीरियड क्या है। पे बैक पीरियड जो है वो क्या है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट और डिवाइड कर देते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सेविंग से। ऑपरेटिंग सेविंग कहें या एनुअल कैश इनफ्लो, यहाँ पर इसकी भी बात हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एनुअल कैश इनफ्लो, तो इसको भी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब कि हमने पैसा कितना लगाया था। तो पैसा हम लोगों ने जो लगाया था वो लगाया था 32 लाख रुपए। देखिए ध्यान से 32 लाख रुपए लगाया था, 32 लाख रुपए लगाया था, ठीक है। लेकिन एक साल में हम कमा कितना लेते हैं 10,38,000। कितना कमा लेते हैं 10,38,000 रुपये। तो ध्यान से बताइए
कि अगर हम ध्यान से देखिए कि 32 लाख रुपए हमें लगाए और 10,38,000 हम लोगों ने एक साल में कमाई, तो हम लोग जो पैसा है अपना कितने सालों में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 10 साल हम लोगों ने 10 लाख पहली साल में, ऐसे ही 10,38,000 हम लोग दूसरी साल में, ठीक है, ऐसे ही 10,38,000 हम लोग तीसरी साल में। तो 10 दूनी 20, 10 या 30, तो 30 लाख तो ये सिंपल से हम लोगों के हो गए। अब 38 को और जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग भाग दे देते हैं 10,38,000 से, 10,38,000 से हम लोग भाग दे देते हैं। अब हम लोग कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 32 लाख में हम लोगों को भाग देना है 10,38,000, हम लोगों को भाग देना है कितने का, हम लोगों को भाग देना है 10,38,000 का, ठीक है। तो भाग देंगे तो कितनी वैल्यू निकल के आती है, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई है वो है 3.08, ठीक है। तो यहाँ पर ईयर्स भी लिख देते हैं, मतलब कि हम लोग 3 साल और कुछ महीनों में, 3 साल कुछ महीनों में हम लोग जो पैसा है अपना 32 लाख रुपए वो हम लोग कवर अप कर लेंगे, क्योंकि प्रथम साल में 10,38,000, ऐसे ही द्वितीय साल में 10,38,000, ऐसे ही तृतीय साल में 10,38,000, तो 10 10 20 और 10 30, मतलब कि 3 सालों में हम लोगों ने 30 लाख तो सीधे सीधे हो गए हम लोगों के। और 38 को और 38 को और 38 को इस प्रकार से हम लोग कमाएंगे तो हम लोगों का लगभग में 3 साल और कुछ मंथ और लगेंगे, इसीलिए लिखा है 3.08 ईयर। अगर एग्जैक्ट मंथ में निकालना है तो हम लोग 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों के एग्जैक्ट मंथ भी निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है कि पे बैक पीरियड का जो आंसर है वो लिखा हुआ है 3.083, मतलब कि यहाँ पर हम लोगों ने 2 डिजिट तक नंबर लिया है, लेकिन इन्होंने 3 डिजिट तक आंसर में दिया है, ठीक है। कोई नहीं, हम लोगों का समझ में तो आ ही गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोगों का थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग करेंगे। अब क्या क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। पहले सबसे पहले लिखा हुआ है कि रीता जो है, अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रीता लिमिटेड एक मशीन क्रय करना चाहती है, ठीक है, लेकिन यदि उसकी जो लागत है अधिकतम 4 वर्षों में प्राप्त हो जाए, मतलब कि 4 वर्ष या 4 वर्ष से कम में अगर प्राप्त हो जाती है तो हम लोग वो मशीन क्रय करेगी, और अगर नहीं प्राप्त होती है लागत तो वो क्रय नहीं करेगी। ये रीता लिमिटेड ने कहा है। निम्न तथ्यों के आधार पर बताइए कि मशीन को क्रय किया जाए या नहीं। अगर 4 साल के ऊपर पैसा निकलता है, मतलब कि 4 साल के ऊपर, जैसे मान लो कि मैंने 10,000 रुपये लगाए हैं व्यापार में, मशीन खरीदी है 10,000 में, लेकिन इस मशीन से हमने कहा है कि ये 10,000 रुपये हमारे 4 साल में वसूल हो जाएं, 4 साल या 4 साल से कम में वसूल हो जाएं, तो हमारा तो हम मशीन लेंगे, अन्यथा हम नहीं लेंगे। अगर हमारा पैसा 4 साल के ऊपर मतलब की जाता है, नहीं वसूल हो पाता है, 4 साल से मतलब 5 साल लग जाती हैं पैसा 10,000 रुपये वसूल होने में, तो हम लोग इस मशीन को नहीं लेंगे, ये कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल को मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस प्रकार से बोल रहा है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रीता लिमिटेड वांट टू परचेज ए मशीन इफ इट कॉस्ट विल बी रिकवर्ड विथ इन 4 ईयर। अगर 4 ईयर में कवर हो जाती है तो मशीन खरीदेंगे, और अगर नहीं होती है तो नहीं खरीदेंगे, ये इन्होंने लिखा है। मशीन की लागत की बात करते हैं तो मशीन की जो लागत है वो है 30 लाख रुपए। मशीन की जो लागत है वो कितनी है, तो वो है 30 लाख रुपए, ठीक है। मशीन का जो जीवन है, मशीन का जीवन, लाइफ ऑफ मशीन 6 वर्ष है। जैसे पिछले सवाल में 10 वर्ष था प्लांट का, इसी प्रकार से यहाँ पर 6 वर्ष है। मशीन का अवशेष मूल्य, जिसे साल्वेज वैल्यू कहते हैं, वो है 48,000, मतलब कि स्क्रैप वैल्यू जिसे कहते हैं, साल्वेज वैल्यू। मशीन को प्राप्त
प्रति वर्ष अर्निंग फ्रॉम द मशीन पर ईयर, मतलब कि अर्निंग जो है, मशीन की अर्निंग जो है पर ईयर में कितनी है, 15 लाख रुपए। कितनी है, तो वो है 15 लाख रुपए। तो वो कितनी है, 15 लाख रुपए। और लिखा हुआ है कि परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पर ये नया मेथड इन्होंने दे दिया है, ये हम लोगों को कुछ नया है, ये न्यू है, यहाँ पर ये हम लोगों के लिए यहाँ पर न्यू है। ठीक है, न्यू चीज़ें कुछ कुछ हम लोग अलग अलग करेंगे, क्योंकि एक जैसे सवाल करेंगे तो आप लोग भी कहेंगे कि एक जैसे ही सवाल करा दिए हैं। यहाँ पर ये वेरिएबल कॉस्ट का जो मेथड डाला है ये अलग डाला है। वार्षिक स्थायी लागत जो है 90,000 रुपये है, ये भी इन्होंने अलग डाला है, इसको भी हम लोगों के लिए, ये भी हम लोगों के लिए न्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लिखा हुआ है कि आयकर जो है वो 25% है, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों को इसका जो पे बैक पीरियड निकालना है तो वो आंसर इन्होंने दिया है। चलो निकाल के देखते हैं क्या है हमारे पास और क्या नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ध्यान से कि एनुअल अर्निंग जो है वो एनुअल अर्निंग कितनी है, 15 लाख रुपए। तो यहाँ पर अगर हम लोग एनुअल अर्निंग लिख लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर एनुअल अर्निंग लिख लेते हैं। एनुअल अर्निंग कितनी है, तो वो है यहाँ पर 15 लाख रुपए। अब जब कुछ नहीं बोला जाता है कि आफ्टर है कि बिफोर है, तो आप लोग ये मानिए कि ये सब जो है वो बिफोर में है। ठीक है, इसमें हम लोगों को लगाना है। एनुअल अर्निंग कितनी हुई है, 15 लाख रुपए, मतलब कि कुल मिला के इनको जो पैसा मिला है वो मिला है 15 लाख रुपए। ठीक है, इन्होंने खर्च कितना किया है, जैसे वेरिएबल कॉस्ट पे कितना किया है, 30% ऑफ रेवेन्यू। 30% मतलब कि जो प्राप्त किया है उसका 30%। अब प्राप्त कितना किया है, अर्निंग कितनी की है, 15 लाख रुपए, तो यही रेवेन्यू है। तो 15 लाख का अगर हम लोग 30% निकाल देते हैं, 15 लाख का 30%, तो यहाँ से तो 15 तिया 45 होते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट को क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे और लेस करेंगे। तो यहाँ पर बात आती है वेरिएबल, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो वो है हम लोगों की, अभी हम लोगों ने निकाली है 4,50,000 रुपये। 4,50,000 रुपये। ठीक है, माइनस करेंगे 4,50,000 में 15 लाख में से अगर हम लोग 4,50,000 को माइनस कर देते हैं तो हम लोगों के पास कितने रुपए बचेंगे, तो बचेंगे हम लोगों के पास 10,50,000 रुपये बचेंगे। अब माइनस क्या करेंगे, इसके बाद और भी चीज़ें हैं क्या माइनस करने के लिए, हाँ बिल्कुल हैं। तो और भी चीज़ें जो हैं उनको लेस करेंगे। और क्या क्या है, तो अब है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, तो वो तो फिक्स ही होती है, वो है 90,000 रुपये। तो इसको भी हम लोग माइनस करेंगे 90,000 रुपये। अगर हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये हम लोगों के पास कितने बचेंगे, 9,60,000 रुपये बचेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। तो ये तो हम लोगों ने पता कर लिया है कि एनुअल अर्निंग में से अगर हम लोग, देखो सिंपल सी बात है कि अगर पैसा प्राप्त हुआ है तो उसमें से खर्चा तो माइनस करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले खर्चा होता है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया है 4,50,000 रुपये। फिक्स्ड कॉस्ट है उसके बाद, तो फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दिया है यहाँ पर, तो उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर माइनस कर दिया है, लेस कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के पास अब पैसे बचे हैं 9,60,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम लगाएंगे पहले डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन को पहले लगाएंगे फिर उसके बाद उसको माइनस भी करेंगे। अब डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो उसको भी हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है,
तो अब हम लोग डेप्रीसिएशन को भी लिख लेते हैं, डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन को निकालेंगे पहले, तभी तो हम लोग लिख पाएंगे कि डेप्रीसिएशन है कितना। तो डेप्रीसिएशन को हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। डेप्रीसिएशन बराबर क्या होता है, तो डेप्रीसिएशन बराबर होता है कॉस्ट ऑफ मशीन। वहाँ पर प्लांट था तो यहाँ पर मशीन है हमारे पास, तो कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस साल्वेज वैल्यू और डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, तो डिवाइड करेंगे हम लोग वर्किंग लाइफ से या फिर लाइफ ऑफ मशीन। तो लाइफ ऑफ मशीन, इससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास मशीन की जो लागत है, मशीन की लागत है 30 लाख रुपए। तो मशीन की लागत जो है वो है 30 लाख रुपए, लिख दी है 30 लाख रुपए। ठीक है, बात आती है साल्वेज वैल्यू की, और साल्वेज वैल्यू जो दी है वो दी है 48,000 रुपये। तो इसको भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। बात आती है कि लाइफ ऑफ मशीन कितनी है, तो वो है 6 ईयर। तो 6 को हम लोग इससे भाग देंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, तो अब हम लोग 30 लाख में से हम लोग 48,000 को माइनस करेंगे। तो अब हम लोगों के पास कितने बचेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग माइनस कर देते हैं 30 लाख में से हम लोगों को कितने माइनस करने हैं, 48,000 रुपये हम लोगों को माइनस करने हैं। तो हम लोगों के पास जो बचेंगे वो बचेंगे 29,52,000 रुपये। 29,52,000 रुपये बचेंगे और डिवाइड करेंगे कितने से, 6 से। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 6 से। तो बचेंगे क्या हमारे पास, तो डेप्रीसिएशन जो निकल के आएगा वो निकल के आ गया है हम लोगों को 4,92,000 रुपये। तो डेप्रीसिएशन जो निकल के आया है 4,92,000 रुपये, उसको पहले लेस करेंगे। क्यों लेस करेंगे, क्योंकि टैक्स लगाना है। पहले टैक्स लगाएंगे, मतलब पहले डेप्रीसिएशन को माइनस करेंगे, फिर टैक्स लगाएंगे और फिर उसके बाद ऐड करेंगे। इतना काम करेंगे। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि पहले टैक्स लेस किया, डेप्रीसिएशन पहले लेस किया, तो लेस किया ही क्यों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग डेप्रीसिएशन लेस नहीं कर देते हैं तो हम लोगों को टैक्स ज़्यादा देना होगा। ठीक है ना, टैक्स ज़्यादा देना होगा। तो उससे बचने के लिए हम लोगों को पहले डेप्रीसिएशन को माइनस करना होगा। चलो करते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग निकल के आते हैं तो 0 0 और 0। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 8 निकल के आएंगे हमारे पास, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं 6 निकल के आएंगे, और यहाँ पर बात करते हैं 4 निकल के आएंगे। तो हम लोगों के पास जो पैसे बचे हैं वो बचे हैं 4,68,000 रुपये। अब हम क्या माइनस करेंगे, तो अब हम फिर से लेस करेंगे, और अब की बार हम लोग क्या करेंगे, टैक्स को माइनस करेंगे, और वो कितना है, 25% है। टैक्स जो है वो है कितना, 25% है। अब 25% निकालेंगे कितने का, 4,68,000 का। तो 4,68,000 का हम लोगों को कितना परसेंट निकालना है, 25% निकालना है। तो वो कितना निकल के आया है, 1,17,000 रुपये निकल के आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे उसको भी हम लोग, कितना लिख देंगे, 1,17,000 रुपये को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, माइनस कर मतलब कि हम लोग इसको भी माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 3,51,000 रुपये बचेंगे। देखो सबसे पहले ये सवाल बड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि जो पिछला किया था उससे थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है। एनुअल अर्निंग अगर है तो एनुअल अर्निंग 15 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट अगर दी गई है तो उसको माइनस करेंगे।
फिक्स कॉस्ट को भी माइनस करेंगे, फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन को माइनस करेंगे, फिर उसके बाद टैक्स को माइनस करेंगे, और जब टैक्स माइनस हो जाएगा तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग ऐड कर देंगे। किसको ऐड कर देंगे, और अब की बार हम लोग लास्ट में किसको ऐड कर देते हैं, हम लोग डेप्रीसिएशन को ऐड कर देते हैं। डेप्रीसिएशन को ऐड कर देते हैं और वो कितना है, 4,92,000 रुपये है। तो अगर हम लोग इनको सबको ऐड कर देते हैं तो वो हमारे कितने निकल के आते हैं, उनकी बात अगर हम लोग करते हैं तो ये निकल के आएंगे 8,43,000 रुपये निकल के आते हैं। और यही अर्निंग हमारी क्या है, तो यही हम लोगों की एनुअल अर्निंग है, एनुअल अर्निंग है। और जो कैसी है, बिफोर डेप्रीसिएशन है एंड आफ्टर टैक्स है, एंड आफ्टर टैक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को निकल के आ गए हैं 8,43,000 रुपये। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि पे बैक पीरियड को देखेंगे। और पे बैक पीरियड में मतलब कि NI बटे में हम लोग लिख सकते हैं OS, ऑपरेटिंग सेविंग भी इसे कह सकते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट इन्होंने कितना किया था, 30 लाख रुपए इन्होंने लगाए थे, ये बात आप लोगों को मालूम है। ठीक है, क्वेश्चन में दी गई है। अब इनके पास जो अर्निंग है, अर्निंग कितनी है प्रति वर्ष में, 8,43,000 रुपये। अगर हम लोग 30 लाख है, 30 लाख में हम लोग भाग देते हैं 8,43,000 का, कितने का भाग देते हैं, तो अगर हम लोग 8,43,000 का भाग देते हैं तो वो निकल के आएगा 3.558। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिख देते हैं तो ये निकल के आएगा 3.558 ईयर्स हम लोग लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर देखिए कि जो इन्होंने 30 लाख रुपए लगाए हैं वो इनके तीन वर्ष पूरे हो गए हैं, और दशमलव में जो हैं वो हमारे मंथ हैं। क्या हैं, वो हमारे मंथ हैं। मतलब यहाँ पर देखिए कि इन्होंने जो प्रोजेक्ट लगाया है और इन्होंने 30 लाख रुपए में लगाए हैं, और इनके जो पैसे हैं वो 3.558 ईयर्स में पूरे हो जाते हैं। मतलब कि 4 वर्ष से कम में, 4 वर्ष से कम में पूरे हो जाते हैं, पूरे वापस आ जाते हैं। तो इसीलिए इस पेबैक पीरियड को ये क्या करेंगे, ये पेबैक पीरियड को अपनाएंगे। इसीलिए यहाँ पर यस लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये इसको अपनाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिख सकते हैं कि मशीन को क्रय करना चाहिए, रीता लिमिटेड को, क्योंकि रीता लिमिटेड ही हम लोगों का सवाल में है। तो यहाँ पर रीता लिमिटेड को लिखना चाहते हैं तो रीता लिमिटेड को मशीन क्रय करनी चाहिए, क्योंकि अदायगी जो अवधि है वो 4 वर्ष से कम है। ठीक है, 4 वर्ष से कम है, क्योंकि जो पैसा है वापसी वो 4 वर्षों से कम में आपका वापस मिल जाएगा। अदायगी का मतलब होता है पैसा वापसी मिलना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने बात की है तो ये मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन कराए हैं पे बैक पीरियड के। तो अगर हम लोग पिछली क्लास में अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने ये क्वेश्चन ये आप लोगों को कराया है, और एक क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को कराया है।
और भी क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों का यहाँ पर पे बैक पीरियड का आप लोग ये मत सोचिए कि यही सवाल आते हैं क्या पे बैक पीरियड में, और भी अच्छे अच्छे सवाल जो हैं वो भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ये सवाल कराया था, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर देखिए, तो अगले मेथड में मैं आप लोगों को पे बैक पीरियड के एक क्वेश्चन, ठीक है, और उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर विनियोग पर असमायोजित प्रत्यय पर यहाँ से भी क्वेश्चन, इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट ही मानिए, ठीक है। IMP इसको भी मानिए, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं पेपरों में, तो इनको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग बताइए। अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आगे क्लासें लेकर आता रहूँगा। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, जिससे मैं अपने चैनल को और आप लोग अपने चैनल को ग्रो कर सकें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।